नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें आपके थर्ड यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट है, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसका नाम था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, यानी किसी गैस के द्वारा लगने वाला दाब। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हेडिंग डालें काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, हेडिंग समझ में आई। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसे कहते हैं ताप की व्याख्या। ठीक है, ताप की व्याख्या कर दी है आपको, किसके आधार पर? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर। तो इसके हिंदी काइनेटिक वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर, है ना। इंटरप्रिटेशन यानी प्रदर्शन या अवधारणा या व्याख्या किसकी? ताप की। तो आप इसकी हिंदी में हेडिंग लिख सकते हैं, अनुगति सिद्धांत के आधार पर, गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की अवधारणा या ताप की व्याख्या। बात एक ही है। ठीक है, देखो आप एक बात जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। डेरिवेशन जो लास्ट टाइम कराया था वो वाला डेरिवेशन। ठीक है जी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जो गैस के द्वारा प्रेशर लगता है वो क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/3। ठीक है, m/v इंटू क्या था? v² बार। ठीक है, यही तो था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो यहाँ से PV बराबर v को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 1/3 mv² बार। ठीक है, एक काम करो, PV बराबर, देखो एक काम कर रहे हैं, 2/3 कर लिया और इसे कर लो 1/2 mv² बार। समझ में आया क्या करा? 2 से गुना कर दी और ब्रैकेट में 2 से भाग कर दी, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गैस की। तो PV बराबर क्या हो जाएगा? या इधर कर लो 3/2 आ जाएगा इधर आके, और ये हाफ mv² बार क्या है आपको पता है? काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² है ना। मास पूरी गैस का है तो गैस की काइनेटिक एनर्जी है, और v² बार है वर्ग माध्यमूल चाल, यानी स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड होती है, तो जब एवरेज स्पीड है तो एवरेज ही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 PV। ठीक है, तो PV की जगह RT रख दो नेक्स्ट लाइन में। 1 मोल गैस मान के चल रहे हैं तो लिख दे रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए इतनी होती है, PV बराबर RT। तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। ठीक है, ये गैस कह दो, 1 मोल तो है ही, ये कितनी हो जाएगी? PV की जगह RT रख दो तो कितना हो जाएगा? 3/2 RT। ठीक है भैया, 3/2 RT, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। और देखो म्यू मोल के लिए करना है तो म्यू मोल के लिए भी आराम से हो जाएगा, वहाँ म्यू RT आ जाएगा तो PV की जगह म्यू RT रख देना। ठीक है, लेकिन गैस 1 मोल मान के चल रहे हो तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है जी, अब देखो ये तो 1 मोल गैस के लिए है, लेकिन 1 मोल गैस में मॉलिक्यूल कितने होते हैं पता है आपको? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी गैस के 1 मोल में, है ना, यानी 1 ग्राम में, किसी गैस के 1 ग्राम में, मतलब 1 ग्राम में नहीं, 1 मोल में, आपको इधर बता दूं, 1 मोल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो N होते हैं, कैपिटल N। ठीक है,
इस नंबर को आप कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, यानी n क्या होता है मैं लिख दूं वेयर करके, इसे हिंदी में कहते हैं एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसका मतलब है किसी गैस के 1 मोल में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, अर्थात किसी गैस के 1 मोल में 6.023 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप साइड में नोट कर लेना, आपके लिए जानकारी की है कि 1 मोल गैस हो ना कोई भी, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे कैपिटल N, और कैपिटल N को एवोगाड्रो नंबर यानी एवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसका मान होता है 0.6 है ना, क्या था 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं n मॉलिक्यूल्स, तो मैं यहाँ से कहूँगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की जगह रख दो n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, कितना हो जाएगा, यही रहेगा अभी तो 3/2 RT, लेकिन n मॉलिक्यूल्स के लिए तो इतनी है काइनेटिक एनर्जी एवरेज, और 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, 1 मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल ही कह दो, 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक ही तो बात है, अणु या एक अणु बात एक ही है। तो जो n है ना, n अपॉन में पहुंच जाएगा उधर, तो हो जाएगा 3/2 R/n इंटू T। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना, ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, ऐसे कह दूं, कितना होता है 3/2 तो है ही, और R/n आपको पता हो 11th क्लास से, R तो गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक, n है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या, और इन दोनों के अनुपात को कहते हैं K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। ठीक है, K से डिनोट करते हैं, तो R/n K हो जाएगा, और T तो है ही, स्मॉल k है, कैपिटल K तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो देखो इस डेरिवेशन में आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है, आप देख सकते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने किस किस की निकाली है, 1 मोल गैस की निकाल दी है, 3/2 RT होती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने एक गैस के एक मॉलिक्यूल की भी निकाल दी है, जो कितनी होती है 3/2 kT। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका एक है ना स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, T पर डिपेंड कर रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है किसी गैस मॉलिक्यूल की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, T पर, है ना। तो किसके मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की, वो T के यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के यानी परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। तो हैंस करके आप लिख दो, हैंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, क्लियर है ना। यानी किसी गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा, ठीक है, गैस के परमताप T के अनुक्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई? इसका मतलब समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल एक ही बात है T के। और एक बात सुनो, इसका मतलब इस सूत्र के अनुसार यदि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, T की जगह जीरो हो, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जानी चाहिए, गैस मॉलिक्यूल की जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है आप लिखना अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज जीरो होगी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर है? क्लियर है ना, इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में क्या होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता एक्चुअली, है ना। एक्चुअली क्या होता है, मतलब वास्तव में क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी बची रहती है। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी जो गैस है
या गैस मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बट एक्चुअली, है ना, लेकिन वास्तव में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, इज नॉट जीरो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इस गैस मॉलिक्यूल की वो जीरो नहीं होती है, क्लियर है। तो बट मैंने बोला एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल या ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होती है, ठीक है, फुल स्टॉप। और फिर देखो कितनी होती है, तो भैया जितनी भी होती है ना उसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, तो नेक्स्ट लाइन से लिख लो, यानी किसी गैस मॉलिक्यूल की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को ही आप क्या कहते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो लिख लो, नेक्स्ट लाइन से लिखो ब्लैक पेन से। क्या लिखोगे? वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी। इसे आप जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं? शून्य बिंदु ऊर्जा, हिंदी में कर दोगे। तो ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो चलो इसे रफ करके आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो। अब पता क्या करेंगे? अब आप डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन यानी निगमन। निगमन समझते हो? यानी डेरिवेशन। किसका? ये जो मैंने लॉज पढ़ाए थे ना आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब जो प्रेशर वाला लेक्चर था उससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, यानी पहला ही लेक्चर था इस यूनिट का, तो उसमें मैंने लॉज पढ़ाए थे। उन सभी नियमों को सिद्ध करेंगे, ठीक है, किसकी सहायता से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सहायता से, ठीक है, यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर जो गैस के नियम है ना उनका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज, यानी डिडक्शन का मतलब होता है निगमन, ठीक है, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज, है ना। तो डिडक्शन का अर्थ निगमन और गैस लॉज का अर्थ क्या हुआ? यानी गैस के नियम, ठीक है। और गैस के नियम कौन कौन से मैंने पढ़ाए थे आपको, जैसे बॉयल का, चार्ल्स का, गैलुसाक का, है ना, ग्राहम का और डॉल्टन का, ये पढ़ाए थे ना सब। तो इन सबको प्रूफ करेंगे। तो हेडिंग डालो, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। डिडक्शन ऑफ गैस लॉज, है ना, गैस के नियमों की उत्पत्ति या निगमन, है ना, या स्थापना किसकी सहायता से? फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिडक्शन ऑफ गैस लॉज आपको दिख रहा है, यानी गैस लॉज यानी गैस के जो नियम है, ठीक है, उनकी स्थापना करनी है आपको। किसकी सहायता से? उनकी स्थापना करनी है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की सहायता से। इसे एक बार हिंदी में और लिख लो। हिंदी में क्या लिखोगे? मैंने बताया डिडक्शन का अर्थ कई है, निगमन है, स्थापना है और उत्पत्ति है, कई हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी लिखो, गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर गैस नियमों की स्थापना, ठीक है, या निगमन या व्युत्पत्ति। और इसके अंदर बारी बारी से अब नियमों की, है ना, व्युत्पत्ति करते हैं। तो देखो पहला नियम जो हो जाएगा आपका, आपको पता है बॉयल्स लॉ है। तो हेडिंग डालो, डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है जी। डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ, मेन हेडिंग क्या है? काइनेटिक थ्योरी की हेल्प से गैस के लॉज जो हैं उनका डिडक्शन करना है। तो पहली हेडिंग क्या है? डिडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल के नियम का निगमन या बॉयल के नियम की स्थापना या व्युत्पत्ति, ठीक है। देखो आपको इसमें यही लिखना है, वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप एक बात जानते हैं, प्रेशर वाला फॉर्मूला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, ठीक है, किसी गैस के द्वारा लगने वाला दाब, पता है ना फॉर्मूला? P बराबर क्या होता है? 1/3 m/v × v² बार,
पढ़ा है ना आपने, ये ऐसे बना देना, नहीं तो कैपिटल वी और स्मॉल वी में अंतर नहीं दिखेगा। कैपिटल वी वॉल्यूम है गैस का, कैपिटल एम गैस का मास है, द्रव्यमान, और ये है अणु की, गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, वर्ग माध्य मूल चाल। और पी प्रेशर है जो गैस के द्वारा है ना क्रिएट किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है, कंटेनर की वॉल पर, जो भी पात्र है उसकी दीवारों पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आप इसे इधर ले आओ, पी वी बराबर कितना हो जाएगा 1/3 एम वी स्क्वायर बार, ठीक है जी। और ऐसे कर लो, इसे कर लो आप 2/3 और इसे कर लो 1/2 एम वी स्क्वायर बार। ये तो आपको पता है क्या है, पता है ना, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखेंगे 2/3, ये क्या हो जाएगा एवरेज, पढ़ाया तो अभी इससे पहले डेरिवेशन में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, 1 मोल गैस की है ना, ऑफ 1 मोल गैस। क्लियर है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल गैस की। और आपको याद हो अभी पिछले डेरिवेशन में करा तो था, 1 मोल गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई थी RT, ठीक है, क्या आई थी 3/2 RT, देख लो चाहे, ठीक है। तो साइड में लिख देना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1 मोल गैस की, वो कितनी होती है 3/2 RT, और 1 मॉलिक्यूल की क्या होती है 3/2 KT। अभी कराया ना पीछे, तो ये यहाँ पे रख दिया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो PV बराबर किसके आया RT के, PV बराबर किसके आया RT के, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि आपको पता है बॉयल्स लॉ तब फॉलो होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, तो T कांस्टेंट रहेगा, तो देखो R तो पहले से कांस्टेंट है, अब T भी कांस्टेंट हो गया, तो P भी कांस्टेंट होगा या नहीं, P भी कांस्टेंट होगा। और इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि PV प्रोपोर्शनल है 1 के, ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल है 1/P के। और यही तो होता है बॉयल का नियम, याद है ना आपके, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो हैंस करके यही बात लिख देना, जो इसका स्टेटमेंट है ये लिखना, हैंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में लिख देना दिस इज बॉयल्स लॉ। तो देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से, भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से तो मिला था ये प्रेशर वाला फॉर्मूला, तो प्रेशर वाले फॉर्मूले से यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से आपने बॉयल का नियम सिद्ध कर दिया है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी। तो ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना, कोई इतना कठिन नहीं होगा। अब इसके बाद किस पे चलेंगे, इसके बाद चलते हैं बॉयल के बाद चार्ल्स के नियम पर, है ना। तो हेडिंग डालो, है ना, इसे कर दोगे ना, तो बॉयल की जगह क्या कर दो चार्ल्स, और 1 की जगह क्या कर दो 2। तो यहाँ जाएगा नंबर 2 डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है जी, चार्ल्स के नियम से। और देखो सब कुछ सेम रहेगा, वी नो दैट, ये सारा है ना, दोबारा अब समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक सेम, पूरा यहाँ तक सेम, ठीक है जी। बस आपको पता है चार्ल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या इससे पहले भी एक लाइन आपको करनी पड़ेगी, PV बराबर RT है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप निकाल लो V/T। इसके बाद देखो, इसके बाद ये लाइन है V/T जो है वो किसके बराबर होगा R/P के, किसके बराबर होगा R/P के। तो इसके बाद ये लाइन लिखनी है बस, तो V/T बराबर क्या होगा R/P। तो देखो R तो पहले से कांस्टेंट था, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक, अब प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो V/T क्या हो जाएगा कांस्टेंट,
V अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। V अपॉन टी कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो V अपॉन टी है वो प्रोपोर्शनल है 1 के, और इसका मतलब है T को इधर ले जाओ कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। क्लियर है? तो जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, यही तो चार्ल्स का नियम है। तो सारा नोट कर देना बिल्कुल ऐसी, और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है चार्ल्स का नियम, है ना। तो आप कहेंगे हैंस करके लास्ट में, हैंस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर कर लो, ठीक है, हैंस एट कांस्टेंट प्रेशर P, हैंस एट कांस्टेंट प्रेशर P क्या कहेंगे, द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। और नीचे लिख देना दिस इज चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स का नियम है। बस कंप्लीट हुआ। तो देखो दूसरे वाला भी हमने कर लिया है, चार्ल्स का नियम कर लिया है, किसके हेल्प से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से। नंबर थर्ड करेंगे डिडक्शन ऑफ, देखो लगे हाथ एक चीज और कर लो, पहले आइडियल गैस इक्वेशन कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ वो डिडक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यदि डिडक्शन करना है उसका, है ना, डिड्यूस करनी है, तो देखो यहाँ तक सारा सेम ही तो रहेगा, अब ये भी नहीं आएगा और आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। आइडियल गैस इक्वेशन लानी थी, याद हो गई 1 मोल गैस के लिए, तो नीचे लिख देना इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। देख लो पीवी बराबर आरटी होती है, और वो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। अगला हो जाएगा गेलुसाक्स लॉ, था ना गेलुसाक्स लॉ, जिसे आप रेनॉल्ड्स लॉ भी कहते थे। तो नंबर 4 हो जाएगा डिडक्शन ऑफ गेलुसाक्स लॉ, या मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था रेनॉल्ड्स लॉ। ठीक है जी, गेलुसाक्स लॉ या रेनॉल्ड्स लॉ, है ना। और एक नाम और था इसका टेम्परेचर प्रेशर लॉ, ठीक है जी, टेम्परेचर प्रेशर लॉ। तो इसके कई नाम थे, मैंने पहले ही बताया था। अब आपको इस नियम को प्रूफ करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से। देखो सारा सेम होगा, पीवी बराबर आरटी तक। तो इसके बाद देखो आपके याद होगा बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप पहले एक लाइन निकालो, यहाँ से वी कांस्टेंट रहेगा ना, तो उधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, तो P अपॉन टी निकाल लो, क्या आएगा R अपॉन V, ठीक है जी। और अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो देखो P अपॉन टी, R तो पहले से कांस्टेंट था, V भी कांस्टेंट हो गया, तो P अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है जी। इसका मतलब है P अपॉन टी जो है ना प्रोपोर्शनल है 1 के, कांस्टेंट को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। तो इसका मतलब है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है T के, और यही तो गैलुसाक्स लॉ होता है, आपको याद हो तो, ठीक है ना। मैंने कहा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख देना हैंस करके नीचे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, या सर्टेन, हाँ, अमाउंट ऑफ एनी गैस, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब जो है, ठीक है। तो मैंने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम द सर्टेन द प्रेशर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनी गैस या सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। नीचे लिख देना दिस इज गैलुसाक्स लॉ या रेनॉल्ड्स लॉ या टेम्परेचर प्रेशर लॉ, है ना। तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया है, तो 4 आपके हो गए, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। फिर नंबर 5 पे चलते हैं, नंबर 5 है ना। तो नंबर 5 जो है थोड़ा इससे अलग तरीके से होगा, है ना, तो मैं उसे दोबारा ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से भी रफ कर देते हैं। और नंबर 5 हेडिंग डालो, आपने पढ़ा है एवोगैड्रोज लॉ, मैंने पढ़ाया था ना, जिसे कहते थे हिंदी में आवोगाद्रो का नियम,
तो आवोगाद्रो का नियम आपको प्रूफ करना है। और मैंने पढ़ाया था क्या होता है, मैंने बताया था समान ताप और दाब पर किसी गैस के या सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, लेकिन यदि वॉल्यूम भी सेम है ना सभी गैसेस का, तो उनमें मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है, संख्या है, वो भी कैसी होगी, सेम होगी। मैंने करा रखा है। ठीक है, तो वही वाला करना है, डिडक्शन ऑफ, क्या नाम था इसका, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगाद्रो के नियम की उत्पत्ति। ठीक है जी, रिडक्शन ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। अब ध्यान दो, इसके लिए तो दो गैस मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो पहली गैस में मॉलिक्यूल्स N1 है और दूसरी गैस में मॉलिक्यूल्स N2 है, तो आपको सिद्ध करना है कि मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है, नंबर सेम है, तो आपको लाना पड़ेगा N1 बराबर N2। ठीक है जी, और आपको मान के चलना पड़ेगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहते हैं तभी तो मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम रहती है, यही तो नियम कहता है। तो आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम मान के चलेंगे और N1 बराबर N2 ले आएंगे, यानी दोनों गैसों में जो अणुओं की संख्या है वो समान ले आएंगे, तो सिद्ध हो जाएगा आपका नियम। तो आप इसमें लिखेंगे, है ना, लेट अस कंसिडर, लिख लेना, टू गैसेस, लेट अस कंसिडर टू गैसेस, दो गैसेस हैं, मान लो एक A है और दूसरी कितनी है B, A एंड B। ठीक है, लिख लेना, आर एट सेम, है ना, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, सेम है तीनों चीज़ें, वॉल्यूम, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, आगे पीछे तो कैसे लिख लो, तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है जी, जब तीनों चीज़ें सेम हैं तो आप मान के चलो कि जो N1 है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, अणुओं की संख्या किसमें, इन गैस A, और आप मान के चलेंगे कि N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन गैस B। ठीक है जी, आप मान के चलेंगे कि M1 जो है, ठीक है जी, M1 वो हो जाएगा आपका मास ऑफ गैस A। गैस A का मास कितना माना, M1, और गैस B का मास कितना मान लो, M2। ठीक है जी, बात समझ आई। तो M1 कैपिटल M है ये, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो आप जानते हो स्मॉल m1 और स्मॉल m2 क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स के, गैस मॉलिक्यूल के मास, है ना। तो m1 बराबर किसका आएगा, मुझे आप बताओ भाई। देखो, पहली गैस के जो मॉलिक्यूल है उसका मास मान लो m1 है, और ऐसे हैं कितने मॉलिक्यूल, n1। ठीक है जी, तो m1 बराबर हो जाएगा कैपिटल M1 बराबर, यानी पूरी गैस का जो मास है, चलो मैं यही लिख देता हूँ, m1 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m1 n1, और हो जाएगा स्मॉल m2 इंटू n2। ठीक है जी, बात समझ में आई। ये तो चीज़ पहले भी की थी भाई, उधर का दिख रहा है, चलो देखो, ये चीज़ तो पहले भी की थी कि भैया एक मॉलिक्यूल का मास तो है m1 और मॉलिक्यूल है गैस A में n1, तो टोटल जो गैस है A उसका मास कितना हुआ, m1 बराबर स्मॉल m1 n1। समझ में आया। इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए तो समझ आया ना ये कॉन्सेप्ट। तो ये तो मैंने वहाँ भी पढ़ाया था जब प्रेशर वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। तो इसका मतलब है दोनों मास, है ना, की वैल्यू आपके पास है, और वो कहता है प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। ये हमने भूमिका बना ली। प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हो, लिख देना, वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस क्या होता है, P बराबर 1/3 mv² बार। याद है ना। तो पहले A गैस के लिए बात कर दो, फॉर गैस A कितना जाएगा भाई, P1 तो कहेंगे नहीं क्योंकि प्रेशर सेम है 1/3, लेकिन M1 जरूर कहेंगे, दोनों का मास अलग अलग है गैस का, और v² बार v1² बार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं ये भी, या वेयर करके यहीं बता दियो, v1² क्या है,
ये वर्ग माध्यमूल चाल है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और इधर गैस ए के लिए कर लिया, चलो अब कर लो गैस बी के लिए, या m1 की वैल्यू रख लो पहले, 1/3 m1 की वैल्यू देखो हो रही m1 n1 और v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 बार स्क्वायर या v1 स्क्वायर बार कैसे कर लो। तो अब देखो गैस बी के लिए कर लो, 4 गैस बी, ठीक है जी। क्या आएगा, प्रेशर तो सेम है 1/3, डायरेक्ट कर लो m2 n2 v2 स्क्वायर बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो v2 भी लिख देना है ना, v2 स्क्वायर बराबर क्या है, वर्ग माध्यमूल चाल यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल फॉर गैस बी, ठीक है, या ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी। तो दोनों के प्रेशर कैसे हैं, सेम, प्रेशर सेम है तो दोनों को बराबर रख देंगे या नहीं। या एक काम करो, गैस ए के लिए 1 मान लो प्रेशर और 2 के लिए 2 मान लो, और अब कह दो कि P1 किसके बराबर है, P2 के, ठीक है जी। एंड प्रेशर यहाँ लिखता हूँ, जो प्रेशर है वो P1 बराबर किसके है, P2 के है, और दोनों मान लो किसके बराबर है, P के, इस तरीके से। तो देखो प्रेशर तो बराबर है दोनों, P1 बराबर P2 बराबर P है ना, तो P1 कितना है, हाफ m1 n1 v1 स्क्वायर बार है ना, और यहाँ है हाफ नहीं है 1/3 m2 n2 और v2 स्क्वायर बार, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसे डाल दो समीकरण नंबर 1, और आप जानते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, जानते हो ना क्या होती है, मतलब कितनी हो जाएगी। देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, हाफ क्या था वो, हाफ m c स्क्वायर बार, वो v स्क्वायर बार, या c नहीं माना यहाँ v माना है, ठीक है, हाफ m v स्क्वायर बार। लेकिन गैस a के लिए करें तो m1 हो जाएगा और v1 स्क्वायर हो जाएगा, v1 है ना। गैस 2 के लिए करें m2 हो जाएगा और v2 स्क्वायर बार, और ये किसके बराबर होता है, 3/2, 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ, 3/2 RT, ठीक है ना, याद है ना भाई। गैस ए के लिए भी इसके बराबर है, गैस बी के लिए भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हुए, समझ गए ना। तो इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ इसे छोड़ दो, इन दोनों को ही लिख लो, तो हाफ, ठीक है जी, क्या आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर बार बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर बार, है ना, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, इन समीकरणों को डिवाइड कर देंगे, नीचे का दिख रहा है आपको, चलो इधर लिख देते हैं। मैंने कहा डिवाइड कर लो, है ना, समीकरण 1 को भाग कर दो 2 से, ठीक है जी। तो समीकरण 1 को भाग कर लो 2 से। देखो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, चाहे यहीं काट दो, है ना, एक लाइन बढ़ा के चाहे यहीं काट दो या आप काट देना, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो देखो समीकरण मैंने कहा 1 को भाग करो 2 से, तो देखो 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर बार, है ना, और अपॉन में क्या आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर बार। इधर देखो 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर बार अपॉन 1/2 m2 v2 स्क्वायर बार। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो देखो क्या बच रहा है, n1 बराबर n2 बचा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है n1 बराबर n2 बचा, और यही तो सिद्ध करना था, है ना। क्योंकि देखो हमने कहा किसी गैस के
मतलब स्थिर ताप और दाब पर, है ना, स्थिर ताप और दाब पर, ठीक है जी, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, याद है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द, ध्यान देना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम फॉर ऑल गैसेस हैविंग सेम वॉल्यूम, यानी जितनी भी गैसेस हैं सभी जिनका वॉल्यूम सेम है, बस शर्त यह है टेम्परेचर प्रेशर भी सेम होना चाहिए, तो उन सब में अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स की नंबर कैसी होती है, सेम होती है। हैंस करके वही स्टेटमेंट लिख देना जो मैंने जब नियम पढ़ाया था तब कराया था, ठीक है, दोबारा बोलूँगा तो लैंग्वेज बदल जाएगी, ठीक है जी। हैंस करके वही लिख देना और बस ये प्रूफ हो तो गया, प्रूफ लिख देना बाद में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आवोगाद्रो का नियम आपने प्रूफ कर लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान दो, अगले नियम कौन सा था, ग्राहम का विसरण नियम, याद है ना आपके, ग्राहम का विसरण नियम, है ना, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है जी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, डिडक्शन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है जी, डिडक्शन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी ग्राहम के विसरण नियम की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्थापना या निगमन, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिडक्शन ऑफ ग्राहम, GRAHAM, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है जी। तो इसमें देखो आप मान के चलेंगे, आपको पता है ना ग्राहम का लॉ क्या होता है भाई, विसरण की दर जो है, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ गैस के, ठीक है जी, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो मान के चलेंगे दो गैसें हैं, है ना, लेट टू गैसेस ए एंड बी, ठीक है, दो गैसें हैं जो किसी बर्तन में भरी है ना, वो सब मैं लिख दूंगा अच्छे से, है ना। लेट अस कंसिडर टू गैसेस ए एंड बी फिल्ड इन ए वेसल, ठीक है, वेसल्स में भरी है, फिल्ड, है ना, दोनों अलग अलग वेसल में भरी है। तो देखो ध्यान दो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है, क्या होता है, आप एक फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पर उनमें वी भी तो था, हाँ ये वी छूट गया था, है ना, वी कर लेना भाई उसमें, ठीक है, अपोन में वी छूट गया था, पिछले वाला जो था ना उसमें सारे में वी लिख लेना, अपोन में वो छूट गया है ना, आप ध्यान दिया मैंने, ठीक है जी। तो अब देखो ध्यान दो, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, क्या होता है, P बराबर 1/3 m/v v स्क्वायर बार। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर m/v को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, m/v को आप रो लिख सकते हो ना, तो रो लिख देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P बराबर 1/3 m/v क्या हो जाएगा, रो, घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो इसे आप रो लिख लो और v स्क्वायर बार तो है ही, ठीक है। तो पहले गैस ए के लिए देखो, फॉर गैस ए क्या हो जाएगा, P1 बराबर 1/3, है ना, रो 1 और V1 स्क्वायर बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ऐसे कर लो फॉर गैस बी, ठीक है जी, बी गैस के लिए P2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, ये है रो 2, V2 स्क्वायर बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो दोनों को देखो ध्यान दो, जो ग्राहम का विसरण नियम है, विसरण की स्थिति में, यानी किसकी कंडीशन में, डिफ्यूजन की कंडीशन में जो प्रेशर होता है ना वो सेम होता है, ये बात याद रखना। तो मैं लिख देता हूँ
इन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वो इन कंडीशन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की कंडीशन में। ठीक है जी, प्रेशर कैसा रहता है, सेम। तो P1 बराबर किसके होगा, P2 के। लिख देना प्रेशर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो P1 बराबर P2 के होगा, तो आ जाएगा 1/3 ρ1 V1 स्क्वायर बार 1/3 ρ2 V2 स्क्वायर बार। 1/3 से 1/3 कट गया, तो देखियो ρ1, यह एक काम करो, V1 स्क्वायर बार अपॉन V2 स्क्वायर बार निकाल लो, क्या आएगा, ρ2 अपॉन ρ1। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ध्यान दो, यहाँ से V1 बार अपॉन V2 बार, ये कितना आएगा, यह आ जाएगा √√2 अपॉन ρ1। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक बात ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की दर का V1 V2 से जो रिलेशन है वो ऐसे हो जाएगा। मान लो V1 बार है ना, पहली गैस के लिए है, तो पहली गैस के लिए जो ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन, मान लो R1 है, कैपिटल R1, और दूसरी गैस के लिए कितना है, R2। तो इनका रिलेशन हो जाता है इस तरीके से, R1 अपॉन R2 बराबर होता है V1 बार अपॉन V2 बार। ठीक है जी, तो V1 बार अपॉन V2 बार की जगह क्या रख दो, R1 अपॉन R2। सो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर बन जाएगा √√2 अपॉन ρ1। यहाँ से देखो आपको क्या पता चल रहा है ना, यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि R के साथ तो 1 ऊपर है, रो के साथ 1 नीचे है ना, R के साथ 2 नीचे है, तो रो के साथ 2 ऊपर है। इसका मतलब है जो R है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √ρ के। भाई यहाँ से ये तो सीखने को मिलता है। ठीक है, इससे करके देखोगे तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका वर्गमूल है, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी, गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है विसरण की दर। कर लोगे इसे, तो हैंस करके लिख देना, जो स्टेटमेंट में था क्या लिखोगे, हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। ठीक है, नीचे लिख देना इट इज द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये लॉ भी हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इससे पहले वाले मैंने एक करेक्शन बताया आपको, वो छूट गया था v, जैसे यहाँ पे अपोन में v होता है ना, तो पूरे डेरिवेशन में आपको जहाँ जहाँ v छुटा हुआ है हम अपोन में v कर देना है, और v तो सेम मान के चले हैं, तो यहाँ पर भी P1 के अपोन में भी v रहेगा और P2 के अपोन में भी v रहेगा, क्योंकि v शुरुआत में ही सेम मान के चले थे, तो v से v दोनों तरफ का कट जाएगा। ठीक है, तो उसे कर लेंगे, और ये है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और अब एक और बचा, बस उसे और कर लेते हैं, जो है डोल्टन का पार्शियल प्रेशर वाला लॉ। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, इसके बाद देखो कौन सा है। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी, नंबर देख लेना कौन सा है ना, हेडिंग हो जाएगी आपकी डिडक्शन ऑफ डोल्टन। ठीक है, डिडक्शन ऑफ डोल्टन्स लॉ ऑफ, ये तो सब रफ कर दो है ना, इसे बोलते हैं डोल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डिडक्शन ऑफ डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब है ना, पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी, डिडक्शन ऑफ डोल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हैं, डोल्टन का आंशिक दाब का, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, के नियम की उत्पत्ति। ठीक है जी, डोल्टन में शायद ए आता है। ठीक है जी, तो इसे करना है, और इसका स्टेटमेंट में एक बार आपको याद दिला दूं, आपके याद हो तो, P बराबर क्या होता था, P1 प्लस P2 और प्लस ऐसे चलते रहेंगे Pn तक।
इसका मतलब है एक बर्तन है ना, उसमें बहुत सारी गैसेस भरी हैं, तो सभी गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला कुल दाब जो है ना, कुल प्रेशर जो है, जो सभी गैसेस के मिक्सचर द्वारा लगाया जा रहा है, वो उन गैसों के द्वारा है ना, अलग अलग गैसों के द्वारा लगाए जाने वाले पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। इस नियम को प्रूफ करना है, ठीक है। तो समझ में आया ना, यानी बहुत सारी गैसेस भरी है एक बर्तन में, एक है ना वेसल में, तो सभी गैसों के द्वारा लगने वाला जो कुल दाब है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, अलग अलग गैसों के द्वारा लगने वाले आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है ना, यानी द टोटल प्रेशर applied by the mixture of all gases is equal to the sum of partial pressures applied by each gas। प्रत्येक गैस के द्वारा लगने वाले जो वो है पार्शियल प्रेशर है, उसके सम के बराबर होता है, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है स्टेटमेंट, इतना मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो प्रेशर मान के चलेंगे, बहुत सारी गैसेस है, n गैसेस है, n गैसेस में पहली गैस का जो मास है वो मान लो m1 है ना, दूसरी गैस का जो मास है m2 है, और तीसरे का m3, ऐसे करते रहेंगे। चलो तीसरे का और मान लो m3, और ऐसे ही पहली गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं n1 है, दूसरी में n2 है, तीसरी में n3 है, ठीक है जी। और क्या बचा, चलो तो देखो आप मुझे बताओ प्रेशर क्या हो जाएगा। हाँ, पहली गैस के लिए वर्ग माध्य मूल चाल यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड v1 स्क्वायर, दूसरे के लिए v2 स्क्वायर, तीसरे के लिए v3 स्क्वायर बार है ना, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, लिख देना, वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होता है 1/3 m/v और v स्क्वायर बार। तो पहली गैस के लिए बताओ क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट गैस या फॉर फर्स्ट गैस के लिए P1 बराबर हो जाएगा 1/3 m1, या एक काम करो इसे mn में तोड़ लो, ठीक है जी, इसे mn में तोड़ लो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है 1/3 mn/v इंटू v स्क्वायर बार, ठीक है जी। तो mn में तोड़ने के बाद बताओ क्या आएगा, m1 n1 अपॉन v, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा v1 स्क्वायर बार, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉल्यूम तो सबका सेम है, P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 m2 n2 अपॉन v और v2 स्क्वायर बार, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो P1 P2 और इसी प्रकार P3 एक और निकाल लो, चलो तो 1/3 m3 n3 अपॉन v और v3 स्क्वायर बार, ठीक है जी। इसी प्रकार करते रहेंगे, यानी ये पहली गैस के द्वारा लगने वाला प्रेशर है, ये दूसरी गैस के द्वारा, ये तीसरी गैस के द्वारा, और आपको टोटल प्रेशर निकालना है, या टोटल प्रेशर निकालोगे तो सबको जोड़ोगे ना, ठीक है जी। तो देन टोटल प्रेशर P1 सारे जोड़ने पड़ेंगे, P2 प्लस में P3 और प्लस ऐसे जोड़ते रहेंगे ना, तो बराबर किसके आएगा ये देखो सबकी वैल्यू रख दो, हाफ वो ये क्या है 1/3 m1 n1, ठीक है जी, अपोन में क्या है v और ये v1 स्क्वायर बार प्लस हाफ m2 n2 अपॉन v कैपिटल v है ना, और v2 स्क्वायर बार, ठीक है। और अब देखो ज़्यादा आगे नहीं लिखेंगे भाई, तीसरे के लिए कर लें वैसे तो, पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताओ P1 प्लस P2 प्लस ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से ये 2 नहीं है 3 है, यहाँ से 1/3v कॉमन आ रहा है नहीं, देख लो चाहे 1/3v, तो बचेगा m1 n1 v1 स्क्वायर बार प्लस
M2 N2 V2 स्क्वायर बार और प्लस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है जी। एक बात देखो, है ना, टेम्परेचर जो मिक्सचर है गैसों का उसका टेम्परेचर कैसा है, सेम। तो इफ टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज सेम, यदि गैसों के मिश्रण का जो ताप है वो समान है, तो आपको बताया टेम्परेचर सेम, तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो सेम हो जाएगी सभी गैसों की। तो मान लो पहली गैस की है हाफ m1 v1 स्क्वायर बार, ठीक है। मान लो दूसरी गैस की है हाफ m2 v2 स्क्वायर बार, और इसी प्रकार करते करते सारी की सारी जो है ये सभी गैसों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, प्रूफ कराया तो था 3/2 RT कराया था ना भाई। सारी गैस मान लो 1 मोल है तो 3/2 RT हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, ये सारी की सारी देखो, ये भी 3/2 RT के बराबर, ये भी 3/2 RT के बराबर, इसका मतलब ये सभी जो है एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो मान लो किसके बराबर है, 1/2 mv स्क्वायर बार। भाई जब ये इसके बराबर, ये इस अगले के बराबर, सारी एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने मान लिया ये सारी जो है किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर बार के। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, हाफ कॉमन लेकर काट दो सब जगह से, m1 v1 स्क्वायर बार बराबर किसके हैं, ठीक है, किसके है ये, हाफ तो कट गया, m2 v2 स्क्वायर बार, और ये सारे बराबर किसके हैं, इसे छोड़ दो। ये तो बस ये बताने के लिए था कि ये सारे बराबर हैं, ये बराबर है mv स्क्वायर बार के, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली समीकरण में अप्लाई करो ये बात, नीचे का दिख रहा है, चलो यहाँ को देख लो। सो देखो ये m1 v1 स्क्वायर बार की जगह क्या रख दो, mv स्क्वायर बार, तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस बराबर, ठीक है। इधर से मैं रफ कर देता हूँ, ये तो प्रूफ करके लाना है p के बराबर। तो देखो क्या था ये 1/3v, और देखो n1 तो बाहर लिख लो, इसकी जगह लिख लो mv स्क्वायर बार, है ना, m1 v1 स्क्वायर बार की जगह n2 यहाँ लिख लो, और इसकी जगह लिख लो m2 v2 स्क्वायर बार की जगह mv स्क्वायर बार, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो p1 प्लस p2 प्लस ये सारा 1/3v है ना, यहाँ से mv स्क्वायर बार कॉमन आ गया, और बचेगा अंदर n1 प्लस n2, और ऐसे चलता रहेगा। तो देखो दिख रहा है इधर से n1 प्लस n2 प्लस, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, चलो पर दिख जाएगा। देखो ये जो n1 प्लस n2 प्लस ये सारा जुड़ के n के बराबर मान लूँ। भाई n1 जो है पहली गैस के मॉलिक्यूल की संख्या है, n2 दूसरी गैस के मॉलिक्यूल की संख्या, और सभी गैस के मॉलिक्यूल्स को संख्या को जोड़ रहे हो तो पूरे गैसों का जो मिक्सचर है उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या ना जाएगी। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है जी। जो मिक्सचर है ना, जो मिश्रण है उसके अणुओं की संख्या आ गई। तो ये देखो p1 प्लस p2 प्लस ये आया 1/3 mv स्क्वायर बार, और ये n बन जाएगा। मैंने n बता दिया है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मिक्सचर का, ठीक है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर से रफ करता हूँ, हालांकि हो तो गया ये, है ना, ये इधर की साइड कर देते हैं, इधर से दिख रहा है आपको। देखो तो ये बचेगा p1 प्लस p2 प्लस बराबर, देखो हाँ ये 1/3 m और n को एक साथ लिख लो, और v स्क्वायर बार तो है ही, ठीक है। हाँ v छूट गया भाई, देखो ऐसे छूट जाता है कुछ भी, अपोन में 3 के साथ क्या है v, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख के बताओ mn तो क्या बन जाता है, mn बन जाता है कैपिटल M, 3 है ना, 1/3 कैपिटल M और अपॉन v इंटू वी स्क्वायर बार, ठीक है जी। तो कैपिटल M कैसे बन गया, क्योंकि देखो M तो मास है ना, एक मॉलिक्यूल का,
और पूरे मिश्रण में, पूरे मिक्सचर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n, तो mn क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा मिक्सचर का। तो मैं वेयर करके बता दूं, वेयर कैपिटल M बराबर जो है, ये साइड में लिख देना, कैपिटल M बराबर mn हो जाएगा, और कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर किसका है, गैस का, मिक्सचर ऑफ गैस है ना। तो देखो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, ये तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है, क्योंकि टोटल मास m, ठीक है, टोटल वॉल्यूम v, तो ये पूरा जो फॉर्मूला है 1/3 m/v² बार है ना, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, टोटल प्रेशर का। तो P1 + P2 + P3 और ऐसे ये सारा किसके बराबर आया, P के। देख लो P के बराबर आया है नहीं, क्लियर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग गैसों के दाबों का, अलग अलग गैसों के द्वारा लगाए जाने वाले आंशिक दाबों का योग जो है वो मिश्रण के द्वारा लगाए, गैसों के मिश्रण के द्वारा लगाए जाने वाले कुल दाब के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हो, क्लियर है ना। यानी द सम ऑफ प्रेशर्स, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स अप्लाइड बाय ईच गैस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस। क्लियर है ना, ये बात जो मैंने बोली है हैंस करके लिख देना। और यही नियम जो कहलाता है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, ये सारे नियम हमारे प्रूफ हो गए हैं। इनमें कोई, किसी में कोई दिक्कत आपको हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बस एक में वो करेक्शन होना है, उसे आप कर लेंगे, बाकी PDF नोट्स आपको सही से मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।